फाइनली बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ मतलब बेरोजगारों को जो 2500 रुपये रोजगार भत्ता देने का ऐलान किया था माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, जो छत्तीसगढ़ के तीसरे क्रम के नहीं मतलब तीसरे नंबर के व्यक्तिगत में ना मुख्यमंत्री रहे, तो वो बोले कि भैया कि हम लोग 2500 रुपये बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। फाइनली राजपत्र ने मतलब ऑफिशियली डाटा आदेश के रूप में उन्होंने लिस्ट जारी किया है कि कौन कौन से व्यक्ति उस 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे, कौन इसमें से अपात्र होंगे। ठीक, पूरा डिटेल से समझेंगे, स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। देखो, और भाई उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा। कृपया करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैथ्स का वीडियो डलते जा रहा है, मीन्स का भी वीडियो डलेगा, सब चीज पे डलेगा, बस सपोर्ट और प्यार बना रहेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास और तकनीकी एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वो इसमें बताया गया है। क्योंकि आदेश क्या होता है कि भाई कोई राज्य सरकार अगर कोई आदेश दे रहा है और उस आदेश में जिनके जिनके नामों का अनुमोदन किया जाता है ना, तो उस बिहाफ में वो सारे कार्य चलते हैं। और जैसे आप छत्तीसगढ़ में पेपर नंबर पहला में आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी विषय, तो उसमें आपको आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक ये सबको लिखना पड़ता है। तो आप इस फॉर्मेट को समझ के ना उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रमांक FS 26/2019 और RV 42 राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारी को 1/4/2023 से 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। मतलब 1 तारीख मतलब 1 अप्रैल 2023 से आपको उससे पूर्व या उसके बाद पंजीयन करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको 1 अप्रैल के बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और ये चीज उन्होंने बजट में भी बोला। ठीक, ये चीज उन्होंने 26 जनवरी को भी घोषित किया। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और न्यूज पढ़ते हैं कि उक्त योजना की शर्त परिशिष्ट अ के अनुसार निम्नलिखित है। और जो सचिव है छत्तीसगढ़ शिक्षा और रोजगार विभाग के, उनका नाम याद रखना, टोपेश्वर शर्मा जी, उनका हस्ताक्षर भी इसमें मेंशन है। और साथ ही किनको किनको प्रतिलिपि के रूप में रखा गया है, अवर मुख्य सचिव, ठीक, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, महानदी भवन, ठीक, उसके बाद राज्यपाल को, सचिव को, छत्तीसगढ़ के समस्त विभाग को, रजिस्ट्रार एवं जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को, PSC को, ठीक है, और मानवाधिकार समस्त कलेक्टर। तो ये सारी चीजों को प्रतिलिपि के रूप में उनमें दर्शाया गया है। ठीक, अब मेन इसका देखते हैं कीवर्ड्स। ओके, अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको ध्यान से सुनना और याद रखना कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का की जो योजना है कि मापदंड आदि की कुछ प्रमुख शर्तें हैं, जिसमें शर्त नंबर पहला लिखा है कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए जो पात्र शिक्षित युवक है प्रथम 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि व्यक्ति विशेष की ओर से 1 वर्ष की उक्त अवधि लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता, मतलब मान लो ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ना वही बोल रहे हैं कि भैया बेरोजगारी भत्ता आपको 1 साल के लिए दिया जाएगा, लेकिन 1 साल के अंतर्गत आपको कोई नौकरी नहीं मिलता, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलता, तब आपको जो बेरोजगारी भत्ता है 1 वर्ष से बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया जाएगा। मतलब 2500 रुपये 1 साल के लिए तो दिया जाना तय है, लेकिन एक्सटेंशन कुछ विशेष परिस्थिति में या अगर आपको रोजगार प्राप्त नहीं होता तो 1 वर्ष क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। और ये 2 वर्ष से बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा कि मैक्सिमम आपको 2 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इसमें पूरा मेंशन है। ठीक, अगला है, उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की मूल निवासी, ठीक, मूल निवासी होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। मतलब कुल मिला के इस तारीख को, मतलब 1 अप्रैल 2023 से आपकी जो उम्र है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आप 35 वर्ष से ऊपर है तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा और 18 से नीचे है तब भी नहीं दिया जाएगा। ये प्रमुख शर्तें हैं। साथ ही आपको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना है। मेनली बात यह है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक, पहला चीज क्या है, 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा, आपको रोजगार कार्यालय में आपके जो रिजल्ट है उसका पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये दोनों को आपको करना ही है। और रोजगार पंजीयन कब होगा भाई, जैसे मान लो आपने 12वीं पास किया 2012 में, तो 2014 तक इस पीरियड मतलब 2 साल का अवधि है, इसमें आपको रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ठीक, अच्छा, इसको मैं पॉइंट के माध्यम से कैसे समझाता हूँ सुनना। जिला रोजगार एवं स्व रोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के 1 अप्रैल को आप हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं या उससे जो भी अवधि में जो उससे ज्यादा जो डिग्री किए हैं, मतलब PG किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो उनका जो पंजीयन होना है ना वो 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 साल पहले पंजीयन करते हैं उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। 1 महीने पहले अगर आपने पंजीयन किया तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको मिनिमम 2 साल आपका जो भी रिजल्ट है उसको पंजीयन होने में 2 साल से अधिक समय हो चुका होना चाहिए, ये उसका प्रमुख क्राइटेरिया है। साथ ही आवेदक की आय का स्रोत न हो, मतलब आपके पास कोई स्रोत नहीं हो। साथ ही आवेदक के परिवार में समस्त स्रोतों
से जो आय प्राप्त होता है वो 2.5 लाख रुपए वार्षिक ना से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही परिवार से तात्पर्य, अब अच्छा इसमें परिवार के बारे में बात की तो परिवार में कौन कौन आएंगे, किनकी किनकी जो तनख्वाह है या वो गवर्नमेंट नौकरी में ना हो या 2.5 लाख का जो क्राइटेरिया रखा गया है ना, परिवार में कौन कौन आएंगे देखो, पहला तो पिता आएगा, पत्नी आएंगी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता पिता, तो ये सारी चीजें परिवार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब कौन कौन से व्यक्ति अपात्र होंगे, स्क्रीन में शो होगा आपको, देखो निम्नलिखित मापदंडों में आने वाली व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत, मतलब जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उसके अंतर्गत अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। कब? तब एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। मान लो आपके घर में 5 लोग हैं और उसमें से एक को बेरोजगारी भत्ता मतलब 2500 रुपये मिलना प्रारंभ हो जाता है, तो बाकी जो 4 लोग जो बेरोजगार भी हैं, आय का स्रोत भी नहीं है, तो आप इसको नोट करके रख लेना, 4 लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 लोग को मिलेगा, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा, चाहे लड़की रहे या लड़का, एक से अधिक एक परिवार में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ही नहीं, इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक, अगला पॉइंट दिया है कि आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था, स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी पर ऐसे बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। मान लो आपके घर में आपके पिताजी ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं, ठीक, तो आप ये सोचेंगे मतलब ग्रुप डी मतलब 4th क्लास में, तो 4th क्लास में जो नौकरी कर रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन अगर 4th क्लास के ऊपर चाहे 2nd क्लास रहे, 3rd क्लास रहे, अगर उसमें कोई भी आपके परिवार में नौकरी है, परिवार समझा दिया, तो अगर कोई भी उसमें नौकरी में है तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, स्पष्ट मेंशन है। अच्छा, जो तीसरा नंबर का पॉइंट है उसको समझना कि मान लो आपने कहीं आवेदन किया, ठीक, चाहे गवर्नमेंट रहे या निजी क्षेत्र है, आपने आवेदन किया, आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे आपने सिलेक्शन लिया लेकिन आपने उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया, तब आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे इनके अनुसार ना, तब आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। मतलब अगर आपको कोई भी ऑफर देते हैं कि भैया आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके काम करें या सरकारी विभाग में काम करें, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर दिए, तब आप अपात्र कहलाएंगे ना, कि आप भैया योग्य तो थे लेकिन आपने लिया ही नहीं, तो आप 2500 की आपकी जरूरत ही नहीं है। तो इसको ध्यान में रखना, आपको अगर ऑफर भी आए तो आप क्या करेंगे, अपात्र होंगे। ठीक है, ठीक है, अगला वाला जो पॉइंट बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। मान लो आपके परिवार में कोई पूर्व मंत्री रहे या वर्तमान में मंत्री है, सांसद है, या कोई भी विधानमंडल के सदस्य हैं, या नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, महापौर रहे हैं, वर्तमान में महापौर हैं, तो ऐसे परिवार के लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, मतलब वो अपात्र रहेंगे। ठीक है, अच्छा, पेंशन भोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, देखो मान लो कोई व्यक्ति है जो पहले नौकरी में थे और उनके जो फैमिली वाले नौकरी में थे और उनका बच्चा भी बेरोजगार है, ठीक, तो वो उनका जो पेंशन है अगर 10,000 से अधिक है ना, तो उनको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक, और वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, मतलब प्रीवियस ईयर में जो इनकम टैक्स भरे हैं उनको भी अपात्र घोषित किया जाएगा, मतलब वो बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या है, अपात्र है। ठीक है, अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ठीक, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेशेवर निकाय से के साथ पंजीकृत जो आर्किटेक्ट है ना, कि परिवारों के बच्चों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें तो अपात्रता है। अब इसका कुछ फॉर्मेट है, उसको कैसे, उसको भी बता देता हूँ। ओके, ये सारी चीज तो पात्र और अपात्र की सूची थी। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसके आधार पर आप बेरोजगारी भत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, स्वीकृति की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले काम करिएगा, पहला पॉइंट जो दिया है कि बेरोजगारी भत्ता की विस्तृत योजना के प्रति रोजगार विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ का फॉर्म डाउनलोड करना है, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। ठीक, इसके प्रचार प्रसार समाचार पत्र या अन्य माध्यमों से भी किया जाएगा कि आपको बेरोजगारी भत्ता कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें मेंशन है। साथ ही संबंधित जनपद पंचायत, अगर आप ग्राम सभा या ग्राम क्षेत्र में, तो जनपद पंचायत में आपको फॉर्म मिलेगा। देखो ध्यान रखना ना, जनपद पंचायत, ग्रामीण ग्राम सभा के 3 अंग होते हैं, मतलब 3 ग्रामीण व्यवस्था को संचालन के लिए, एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है जनपद पंचायत, एक होता है जिला पंचायत। तो आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो जनपद पंचायत, अगर बात करूं नगरीय क्षेत्र में तो आपको कहाँ से मिलेगा, नगरीय निकाय से। ठीक, आपको यहाँ से पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखे जाएंगे, मतलब रखे रहेंगे, मतलब वहां से जाके आप उसको फॉर्म को, या फिर देखो पहले तो वेबसाइट से मिल जाएगा और दूसरा ये यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक,
संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा आवेदन की परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आप बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त है कि नहीं। अब मान लो कोई भी व्यक्ति जाता है कि भाई मुझे बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म दीजिए, बिल्कुल देने में तो कोई असमंजस नहीं हो तो देंगे, लेकिन उससे पहले वो छानबीन करेंगे कि वास्तविक रूप से आप उसके लिए पात्र हैं कि नहीं। अगर आप पात्र होंगे तो दिया जाएगा, अपात्र होंगे तो वहां से आपको इसका सिद्ध कर दिया जाएगा, बोलेंगे भैया बाद में आना। जिन आवेदकों को जनपद पंचायत या नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया जाएगा उन्हें बेरोजगारी भत्ता राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित किया जाएगा। मान लो आप सिलेक्ट हो गए कि भैया आप बेरोजगार हो और आपको अब हर महीने 2500 रुपये भत्ता दिया जाना है, तो जैसे ही ये सारा प्रक्रिया होगा आपके ऊपर जो छानबीन होगा कि आप वास्तविक रूप से उसके पात्र हो कि नहीं। अगर पात्र पाया गया तो क्या होगा, आपके अकाउंट में सीधा, चाहे आपका अकाउंट SBI का रहे या जो भी बैंक रहे, कोई भी बैंक से आपका अकाउंट लिंक होगा और डायरेक्टली हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2500 रुपये पैसा अंतरित किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जो बेरोजगार है जिनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, एग्जाम निकला, जो सबसे अच्छी बात है, जैसे आपका एग्जाम निकलता है तो आप अपने संबंधित पंचायत में चाहे नगरीय निकाय में आपको इस विषय में जानकारी देना होगा कि भैया कि मेरा नौकरी लग गया है, अब मैं जो बेरोजगारी भत्ता मेरे को प्राप्त हो रहा था वो मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको दूसरे के पास शिफ्ट करिए। मतलब कुल मिला के जब आपको नौकरी मिलेगा तो आपकी बेरोजगारी भत्ता क्या हो जाएंगी, आपके अकाउंट में आना या अंतरित होना बंद हो जाएगा। ये पॉइंट है। उसके बाद है, अच्छा मान लेते हैं, उसके बाद जो अगला पॉइंट दिया है, अगर मान लो 6 महीने बाद जैसे आपको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होना मतलब प्राप्त हुआ, ठीक, अब 6 महीने बाद आपके पूरा विवरण को, आपकी पूरे चीजों को फिर से जनपद पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा एनालिसिस किया जाएगा कि आप बेरोजगारी भत्ता की प्राप्त करता या फिर आप उसके लिए सही हो, लीगल हो कि नहीं। अगर 6 महीने बाद ये पाएगा कि आप बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं हो तो क्या होगा, आपकी बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएंगी, अन्यथा ये चलते रहेंगी। और ये कब तक चल सकता है, 2 साल तक। और लास्ट पॉइंट दिया है कि जिस लोगों का या जिन लोगों का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा और कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाएगी। मतलब कुल मिला के अगर मान लो आप बेरोजगार हो तो कुल मिला के आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, क्योंकि तो 2 ही साल का रहेगा, उसके बाद क्या खत्म हो जाएगा, संविदा तो पद है नहीं। ठीक, आपको भाई पैसा देना है, उनको पैसा देना है ताकि आपकी बेरोजगारी की जो समस्या है, चाहे पुस्तक लेने में या आपके जीवन को निर्वहन करने में, तो थोड़ा आसान कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है, तब क्या किया जाएगा भैया, इसका एक उपाय है, आपको रोजगार दे। तो ध्यान में रखना, आपका ना कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आपको आवेदन भरवाया जाएगा या ऑफर दिया जाएगा कि काम करो, आप इसके तहत रोजगार के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप में क्वालिटी आ गई, आप उसके लायक हो गए, तो आपको बेरोजगारी भत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सब अब तब सक्षम हो जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। यदि वे कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए इनकार करता है तो ये ऑफर किया जाएगा कि रोजगार स्वीकार नहीं करते, तो इसके लिए देखो, अब यहाँ पर मान लो आप बोले कि भैया मुझे तो बेरोजगारी भत्ता पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, मैं रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेता हूँ, तो क्या होगा पता है, वो आपके लिए नुकसान होगा, आपको बेरोजगारी भत्ता वहां से मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप नौकरी की इच्छा रखते ही नहीं। तो ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, स्क्रीन में शो हो रहा होगा, अच्छी चीजें हैं, लेकिन साथ ही बेरोजगारी भत्ता से कहीं ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए अच्छा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। अच्छा लगे वीडियो तो क्या करना, सब्सक्राइब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।